Hello friends, in this video lecture we will be discussing a topic from Bryophytes and the name is Funaria. तो देखिए ये पेपर हमारा पेपर 2 है जिसका टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। तो ये टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, इसमें आपको एल्गी भी पढ़ना है और ब्रायोफाइट्स भी पढ़ना है। और यूनिट 2 जिसमें डाइवर्सिटी ऑफ ब्रायोफाइट्स है उसका एक एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया जो कि एक ब्रायोफाइट है, इसकी पूरी लाइफ साइकिल आपको पढ़नी है। तो देखिए अगर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें प्लांट की या ब्रायोफाइट की या फ्यूनेरिया की, तो इसमें आप ये वाले जरा चित्र की तरफ देखिए। तो बाकी जो ब्रायोफाइट्स हमने अभी पढ़े हैं ये उससे काफ़ी डिफरेंट आपको लग रहा है। इसके केस में वैसा गेमेटोफाइट नहीं है जिसमें हम लोग थैलोइड गेमेटोफाइट की बात कर रहे थे, जैसा कि रिक्सिया के केस में था या मार्केंशिया के केस में था। तो इसके केस में ये जो प्लांट बॉडी है फ्यूनेरिया का, इसको हम गेमेटोफाइट कहेंगे, लेकिन इसके दो फॉर्म्स होंगे। एक फॉर्म तो जो आप देख रहे हैं ये आपके सामने जो बना हुआ है, दिस इज नोन एज एडल्ट फॉर्म या लीफी गेमेटोफोर। इसको हम एडल्ट फॉर्म कहेंगे या गेमेटोफोर कहेंगे। अब लीफी गेमेटोफोर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये बनने शुरू हो गए हैं। अगर हम प्लांट को अगर देखें नेचर में तो इसकी जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे होती है। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये इसका एडल्ट फॉर्म है जिसको हम कहते हैं लीफी गेमेटोफोर, और एक इसका और पार्ट भी है जिसको हम कहेंगे जुवेनाइल फॉर्म या प्रोटोनीमा। तो आगे आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको इसका भी चित्र दिखा दूंगी, प्रोटोनीमा भी आपको भी दिखा दे रही हूँ। इसमें टाइम जाता है और कोई बात नहीं। ये देखिए ये है प्रोटोनीमा, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये भी है प्रोटोनीमा, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये भी है प्रोटोनीमा। तो ये जो प्रोटोनीमा का स्ट्रक्चर है ये लाइफ साइकिल में पहले बनता है, ये पहले प्राथमिक अवस्था में बनता है, इसलिए हम उसको जुवेनाइल फेज कहते हैं। ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये देख रहे हैं, दिस इज नोन एज प्रोटोनीमा। तो ये जुवेनाइल स्टेज है, प्रारंभिक अवस्था में बनता है, और इसके बाद लेटर स्टेज में गेमेटोफोर बनेगा या एडल्ट गेमेटोफोर बनेगा जो मैंने अभी बताया। तो इसको ध्यान में रखिए, और हम लोग जब यहाँ पे आएंगे तो इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी अपनी प्रीवियस स्लाइड पर चलते हैं। अब आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि जो प्लांट बॉडी है या जो गेमेटोफाइट है, इसका जो मेन प्लांट बॉडी है फ्यूनेरिया का, उसमें दो भाग हैं। एक तो जुवेनाइल फॉर्म है जो भी हम लोगों ने देखा जिसको प्रोटोनीमा कहते हैं, और एक इसका एडल्ट फॉर्म है जिसको कि हम लीफी गेमेटोफोर कहते हैं। इस स्लाइड की मदद से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, सारा मटेरियल आपके सामने है। तो पहले देखिए इसको देख लेते हैं कि जो ये मेन प्लांट बॉडी है 1 से 3 सेंटीमीटर हाइट का आप देख सकते हैं, इसमें आपको नीचे की तरफ रिजॉइड दिखाई दे रहे हैं जिसकी मदद से ये ज़मीन के अंदर लगा रहेगा और अपने फूड और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा। इसके चारों तरफ एक एक्सिस है या जिसको आप स्टेम कहते हैं, और इससे लगी हुई ये स्पाइरली अरेंज जो हैं लीव्स हैं। और लीव्स की एक विशेषता है कि लीव सेसाइल है और इसके अंदर एक प्रोमिनेंट मिडरिब प्रेजेंट है। ये सारे आपको डिटेल्स इसमें मिल जाएंगे कि लीव जो है सेसाइल है, फ्लैट है, और इसके अंदर एक प्रोमिनेंट मिडरिब है और ये स्पाइरली अरेंज है, इस एक्सिस के अलोंग स्पाइरली अरेंज्ड है। तो ये तो आप इसका एक स्ट्रक्चर आपने देखा, और नीचे की तरफ इसमें जो है रिजॉइड्स लगे हुए हैं, और इनकी विशेषता ये है कि इन रिजॉइड्स के अंदर जो पार्टीशन है या जो सेप्टा है वो ओब्लिक है, और इनका काम भी यही है कि ये जो सॉइल से पानी को, वाटर को और मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम इस अगर प्लांट को देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच एक ही प्लांट से निकल रही है, यानी कि इसके अंदर जो कंडीशन बनती है वो मोनोशियस कंडीशन है। तो पहले इसके अंदर मेल ब्रांच डेवलप हो जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं प्रोटैंड्रस कंडीशन, और फीमेल ब्रांच बाद में डेवलप होगी, इसके नीचे से डेवलप होगी। क्योंकि दोनों ब्रांचेस अलग अलग हैं इसलिए एक टर्म और है ऑटोकियस कंडीशन, राइट। तो एक तो ये मोनोशियस हो गया, आपने देख लिया कि एक ही प्लांट में मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच है। मेल ब्रांच का डेवलपमेंट पहले हो रहा है इसलिए प्रोटैंड्रस कंडीशन है, और क्योंकि मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच अलग अलग है इसीलिए इसको ऑटोकियस टर्म भी यूज करेंगे। तो मैंने आपको कुल मिलाकर के इसका स्ट्रक्चर बता दिया कि कैसे इसका स्ट्रक्चर फ्यूनेरिया का, इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसा दिखाई देता है। इसकी एक स्पीशीज आप देख सकते हैं फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार से है। अब पहला जो प्रकार आप उसमें देख रहे हैं वो है कि इसका जो प्राइमरी प्रोटोनीमा है जो बन रहा है वो छोटे छोटे भागों में बट जाएगा, और वही छोटे छोटे भाग जो फ्रेगमेंट्स हैं वो आगे चल करके एक नया एडल्ट प्लांट को बना सकते हैं। उसके बाद अगर सेकेंडरी प्रोटोनीमा की बात करें तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा एक वो प्रोटोनीमा है जो कि किसी भी पार्ट से
जो इसका आप लीफी प्लांट बॉडी देख रहे हैं, उसके किसी भी पोर्शन से अगर प्रोटोनीमा का निर्माण हो जाए तो उसको केस में सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। बल्बिल्स, अब बल्बिल्स क्या है? बल्बिल्स इसमें रिजॉइड्स में भी बन जाते हैं या प्रोटोनीमा में भी बन जाते हैं। तो बल्बिल्स छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रिजॉइड में बन जाएंगे या प्रोटोनीमा में बन जाएंगे, और बाद में ये इससे डिटैच हो जाएंगे। डिटैच मतलब अलग हो जाएंगे और फिर से नया प्लांट बॉडी का निर्माण करेंगे जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी। और जमा का फॉर्मेशन भी आप इसके केस में देख सकते हैं, वो भी मेन प्लांट बॉडी से अलग होकर के नया प्लांट का निर्माण कर सकता है। अगर हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम लोगों ने बात कर लिया कि इसके अंदर मेल ब्रांच होती है और मेल ब्रांच में एंथ्रीडियम पाए जाते हैं। और अगर हम एक मेल ब्रांच का एलएस देखें, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें एंथ्रीडियल हेड का, तो आप देखिए कुछ चित्र इस तरह से बनता है। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको देख लीजिए। कभी कभी एलएस ऑफ एंथ्रीडियल हेड भी एग्जाम में पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम है ये पूरा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये एलएस है, यानी कि जहाँ पर मेल ब्रांच है जिसमें काफ़ी सारे एंथ्रीडियम है वो कैसा दिखाई देगा। तो जरा इसको ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ये एपिकल पार्ट है, स्टेम वाला पोर्शन, जो इसको आप एक्सिस कह रहे थे, और इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये है एंथ्रीडियम। ये देखिए एंथ्रीडियम, ये है एंथ्रीडियम। तो एंथ्रीडियम जो है वो कवर्ड है, देखिए दोनों तरफ से। तो कुछ कवरिंग इनको जो मिल रही है वो इस तरह से पैराफाइसिस से मिल रही है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये लंबे वाले, दीज आर नोन एज पैराफाइसिस। तो ये स्टेराइल स्ट्रक्चर है, ये भी इसको चारों तरफ से कवर कर रहे हैं। और कुछ लीफी स्ट्रक्चर हैं जो इसको चारों तरफ से कवर कर रहे हैं, जिसको कि आप इन्वोल्यूकर लीव्स भी कह सकते हैं या इसको पेरिगोनियल लीव्स भी कहते हैं। तो ये जो आप लंबे लंबे स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, ये इसको दोनों तरफ से कवर करते हैं, और बीच बीच में ये पैराफाइसिस कवर करते हैं जो स्टेराइल होते हैं। और ये देख रहे हैं आप एंथ्रीडियम इसके अंदर, इसके हेड पर लगे हुए ग्रुप में है। अगर हम एक एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर देखें, ये देखें, तो इसमें स्टॉक है, इसके ऊपर ये इलोंगेटेड बॉडी है जो सिंगल लेयर जैकेट से कवर्ड है। इसके ऊपर कैप्सूल्स होते हैं जो बाद में खुल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और इसी की वजह से इसके अंदर ये जो एंड्रोसाइट्स हैं या एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं जो आगे चल के एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो एंथ्रोजॉइड्स जब बाहर आएंगे तो इसी कैप्सूल्स के थ्रू आएंगे, ये अलग हो जाएंगे और एंथ्रोजॉइड्स बाहर आ जाएंगे। तो इस स्लाइड से भी आप अपने डायग्राम को बना सकते हैं, एलएस ऑफ एंथ्रीडियल हेड। तो इसमें आपने एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर देख लिया कि कैसे इसके अंदर एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर होता है। अब हम ये देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में, अगर आप देखिए तो ये डायग्राम ये दिखा रहा है आपको कि एक एंथ्रीडियम जब रप्चर होगा तो किस तरह से उसके अंदर से एंथ्रोजॉइड्स बाहर आएंगे, और एक एंथ्रोजॉइड का स्ट्रक्चर है। तो ये अंदर देखिए काफ़ी सारे एंथ्रोजॉइड्स आप देख रहे हैं भरे हुए हैं। ये जो इसकी बाहर की वॉल है एंथ्रीडियम की, जिसको जैकेट लेयर आप कह रहे हैं, ये यहाँ से रप्चर हो जाएगी। यहाँ पर जो एपेक्स पर जो सेल्स थे ये अलग अलग इधर हो जाएंगे, ये रप्चर हो जाएगी, और यहाँ से देखिए मास ऑफ एंथ्रोजॉइड्स निकलेगा। मास ऑफ एंथ्रोजॉइड्स मतलब एंथ्रोजॉइड्स ग्रुप में बाहर आएंगे। तो जब ये एंथ्रोजॉइड ग्रुप में बाहर आएंगे तो अगर हम एक को देखें तो वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। देखिए स्पाइरली अरेंज है, इसके पास 2 फ्लैजिला है, यानी इसका जो मूवमेंट है वो फ्लैजिला के माध्यम से होगा। अब चलिए अब थोड़ा आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था जहाँ पे कि फीमेल ब्रांच अलग थी और मेल ब्रांच अलग थी, अगर आप चाहें तो हम लोग पीछे भी चल सकते हैं। ये देखिए, तो ये जो मेल ब्रांच हम लोगों ने देखी है, तो यहीं पर तो एंथ्रीडियम होंगे ना जो अभी हम लोगों ने देखा ग्रुप में, और ये फीमेल ब्रांच है, यहाँ पर आर्चिगोनियम होंगे, ठीक है ना। तो मेल ब्रांच में एंथ्रीडियम है, और जो एंथ्रीडियम है वो चारों तरफ से कवर्ड है पेरिगोनियल लीव से, और फीमेल ब्रांच में आर्चिगोनियम है, ये कवर्ड है पेरिकीटियल लीव से। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आर्चिगोनियल ब्रांच का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब ये भी आप इस भी डायग्राम को जरा प्रैक्टिस करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिर आप वही समझिए, क्योंकि ये देखिए एक्सिस के ऊपर था जो भी हम लोगों ने पिछले डायग्राम देखा, तो बट ऑब्वियसली कि ये वाला पोर्शन स्टेम का ही होगा। अब इसके ऊपर आर्चिगोनियम देखिए ये बने हुए हैं, ये 1 2 3 बने हुए हैं। तो आर्चिगोनियम भी इसका मतलब ग्रुप में है ना। आर्चिगोनियम भी देखिए कवर्ड है, ये देखिए आर्चिगोनियम भी इस तरह से कवर्ड है, ये भी पैराफाइसिस से कवर्ड है, और बाहर की तरफ कुछ लीव्स भी हैं जिनको कि हम कहते हैं पेरिगोनियल लीव्स। इसमें लगा नहीं हुआ है, इसमें आप चाहिए तो पेरी मीन्स चारों तरफ, और मेरी राइटिंग पे बच जाइएगा, मुझे इस पे लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो दिस इज पेरिगोनियल लीव्स, दिस इज जी, पेरी मीन्स चारों तरफ, ठीक है ना। तो ये जो इसके चारों तरफ लीव्स आप देख रहे हैं, दीज आर दी
पेरिगोनियल लीव्स। और कैसे हैं, ग्रुप में आर्चिगोनियम प्रेजेंट है। आप मेरे इस डिस्कशन से ही अपने नोट्स को लिख सकते हैं, 2-4 लाइन में ही आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसका जितना भी डिस्क्रिप्शन है। तो आपने ये देख लिया कि ये आर्चिगोनियम है। अगर हम एक आर्चिगोनियम को अलग करके देखें तो देखिए, नीचे की तरफ बल्बस वेंटर है, ये जो आप ये देख रहे हैं, ऊपर की तरफ लंबी इसके अंदर नेक है, राइट। वेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक एग प्रेजेंट है, एग के ऊपर वेंटर कैनाल सेल, उसके ऊपर ये नेक कैनाल सेल्स नेक के अंदर, और ऊपर की साइड इसके अंदर कवर सेल्स प्रेजेंट है, राइट। अब देखिए, अब स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं। इससे आप पूरे अपने नोट्स बना सकते हैं, स्लाइड से आप लिख लीजिएगा। अब स्पोरोफाइट क्या है, देखिए, जब ये जो आर्चिगोनियम है, इसके अंदर जो एग है, आप लोगों ने बताया ना, वेंटर के अंदर एग है जिसको हम ऊस्फियर कह रहे हैं। अब ये जो ऊस्फियर है, ये किससे फर्टिलाइज हो जाएगा, इस एंथेरोजॉइड से फर्टिलाइज हो जाएगा। तो जब ये एंथेरोजॉइड यहाँ से निकलेगा और मूव करके आर्चिगोनियम की नेक के अंदर एंटर करेगा, तो यहाँ आकर के फ्यूजन हो जाएगा उस फॉर्म में, और अब ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको हम कहते हैं जाइगोट। और जाइगोट फर्दर डिवीजन करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। तो हमने ये देख लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडियम बनेंगे, आर्चिगोनियम बनेंगे, एंथ्रीडियम से एंथेरोजॉइड बाहर आएगा, आकर के एग को फर्टिलाइज करेगा, और अब जाइगोट या डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आगे चल करके क्या बनाएगा, दैट इज नोन एज स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिए, इसके अंदर जो मैच्योर स्पोरोफाइट है, ये आप देख रहे हैं, मैच्योर स्पोरोफाइट जो है वो फुट, सीट और कैप्सूल में डिवाइडेड होता है। अब इसके अंदर जो फुट है, आप अपने आप इससे नोट्स बना लीजिएगा, उसको मैं नहीं पढ़ने जा रही हूँ, आपके सामने लिखा हुआ है। तो जो फुट है वो एक कोनिकल स्ट्रक्चर है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, जो आर्चिगोनियल हेड है, जो ब्रांच आपने भी देखी थी, उसके बेस में प्रेजेंट होगा। और फुट का जो फंक्शन है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन भी है और एंकरेज भी, यानी फिक्स करेगा। स्पोरोफाइट को किस पे फिक्स करेगा, गेमेटोफाइट में। जो सीटा है वो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि एक इलोंगेटेड लॉन्ग स्ट्रक्चर है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके की टिप पर कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो सीटा जो है, इसकी टिप पर क्या प्रेजेंट होगा, कैप्सूल प्रेजेंट होगा। सीटा इसके केस में बहुत लॉन्ग स्ट्रक्चर है, और क्योंकि सीटा इसका काफ़ी लॉन्ग है, इसलिए इसको कॉर्ड मॉस भी कहते हैं, है ना। तो अब कैप्सूल की बात करते हैं। फुट देख लिया आपने, सीटा देख लिया, अब कैप्सूल की बात करते हैं। तो कैप्सूल इसके केस में पियर शेप होता है, या आप यूँ कह सकते हैं इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। पहले तो ये जब इमेच्योर होता है तो ये इरेक्ट रहता है, सीधे खड़ा रहता है, लेकिन मैच्योर हो जाने पर ये कंडीशन में पेंडेंट स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी थोड़ा सा झुक जाता है। अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं, पहले हम लोग आ जाएं, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ये देखिए, कहाँ गया हम लोग का पॉइंटर, ये देखिए, देख रहे हैं, ये है सीटा और ये है कैप्सूल, ठीक है ना। और फुट कहाँ होगा, फुट यहाँ कहीं बीच में है, तो फुट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये पूरा क्या है हमारा, ये है गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट के ऊपर क्या बनेगा, ये है स्पोरोफाइट पूरा, और स्पोरोफाइट डिवाइडेड है फुट में, सीटा में और कैप्सूल में, ठीक है ना। तो फुट हमें दिखाई नहीं दे रहा, सीटा लंबा सा है जो इस कैप्सूल को फुट से जो है जोड़ रहा है, फुट से जो है इसको कनेक्ट कर रहा है। अब हमको कैप्सूल का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। अगर हम कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल का मेन फंक्शन क्या है कि कैप्सूल जो है स्पोर्स को बनाता है और उनको डिस्पर्स करता है। डिस्पर्स मतलब फैला देता है। तो कैप्सूल के अंदर स्पोर्स का निर्माण होगा और स्पोर्स का डिस्पर्सल का काम भी कैप्सूल के अंदर ही से होगा। अब देखिए, ये स्पोर क्यों बनने ज़रूरी हैं और स्पोर बन के क्या बनता है। तो जब स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएंगे तो ये डिस्पर्स करके वही संरचना बनाएंगे जिसको हमने शुरुआत में भी पढ़ा था, जिसको हम कह रहे थे प्रोटोनीमा, जो जुवेनाइल अवस्था थी। जुवेनाइल मतलब प्रारंभिक अवस्था, शैशविक अवस्था, शुरुआती दौर है उसके जीवन चक्र का। तो ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करके वही बनाते हैं। अभी हम लोग आगे चलेंगे तो उस पर आएंगे। अब कैप्सूल के देखिए 3 भाग देखिए, एक है एपोफाइसिस, थीका और ऑपरकुलम। इसको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, तीनों रीजन को, एपोफाइसिस, थीका और ऑपरकुलम। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है कैप्सूल का वो कहलाता है ऑपरकुलम, जो बेसल पोर्शन है वो कहलाता है एपोफाइसिस, और बीच का जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं थीका। और मेनली थीका ही इसका फर्टाइल पोर्शन है, ये फर्टाइल रीजन है, क्योंकि थीका के अंदर ही स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, यानी स्पोर्स का जो निर्माण है वो थीका वाले रीजन में होगा, जो मिडिल वाला पोर्शन है,
ठीक है ना। तो कैप्सूल के कितने भाग हो गए, एक ऊपरी भाग हो गया अपर रीजन जिसको ओपर्कुलम कह रहे हैं, एक बेसल पार्ट हो गया जो नीचे का रीजन है जिसको एपोफाइसिस कह रहे हैं, और मिडिल का रीजन है जिसको थीका कह रहे हैं जो फर्टाइल रीजन है। अगर हम अब एपोफाइसिस की बात करें जो इसका बेसल रीजन है, तो ये क्या करेगा कि ये जो सीटा की जो टिप है उसको जोड़ता है, आप कह सकते हैं कि कैप्सूल से। अब इसके अंदर जो है जो बाहर की जो सबसे बाहरी लेयर है उसको हम एपिडर्मिस कह सकते हैं, और उसके अंदर कहीं कहीं स्टोमेटा जैसी संरचनाएं होती हैं जो कहीं कहीं ये जो एपिडर्मिस है कहीं कहीं इंटरप्टेड रहती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टोमेटा। अब ये एपोफाइसिस का जो आपने बताया रीजन बताया, इसके सेंटर में एक सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड भी है, और ये जो सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड है एक्चुअली ये कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा एपोफाइसिस वाले रीजन से ले करके ये थीका वाले रीजन तक ये कंटिन्यूटी मेंटेन करता है। ठीक है ना, थोड़ा सा आपने एपोफाइसिस के बारे में देख लिया, समझ लिया, अभी डायग्राम से और क्लियर होगा, इससे आप अपने नोट्स को बना लीजिएगा। अब देखिए थीका वाला रीजन देखते हैं। देखिए थीका रीजन क्या है। थीका रीजन जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है मिडल जोन है कैप्सूल का जो एपोफाइसिस और ओपर्कुलम के बीच में प्रेजेंट होता है, और इसका मेन जो पर्पस है थीका का, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स एक स्पोर सैक में बनते हैं, और ये स्पोर्स जो है हेप्लॉइड होते हैं, ठीक है ना। और जो ओपर्कुलम है, ये जो ओपर्कुलम है ये जो है कोनिकल कैप जैसा स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल टिप पर होता है, यानी थीका के टिप पर होता है। इससे आप अपने नोट्स बनाइएगा। ये कुछ पॉइंट्स अभी दिए, पहले मैं डायग्राम बता दूं आपको। देखिए अब इस डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये इसका कैप्सूल है, ठीक है, ये कैप्सूल है, ये नीचे वाला पोर्शन सीटा है, ये बहुत लंबा है। अब इतना लंबा डायग्राम हम लोग अगर इसमें इंक्लूड कर देते तो ये वाला पोर्शन हमारा इतना नहीं दिखाई देता। तो आप इसको अपने से इमेजिन कर लीजिए कि ये सीटा नीचे और अभी और लंबा है, ठीक है ना। ऊपर वाला पोर्शन देखिए ये जो है आप पूरा देख रहे हैं ये कैप्सूल का है। अब कैप्सूल के पार्ट हम लोगों ने क्या बताया, 3 पार्ट है। देखिए ये है, कहाँ गया, ये है, देखिए ये है ओपर्कुलम, ठीक, ये है एपोफाइसिस नीचे वाला पोर्शन, और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये है थीका, ठीक है ना, ये पूरा पोर्शन थीका है। तो अब आप देखिए कि जो एपोफाइसिस वाला जो पोर्शन है, अगर आपको इसको समझाना है तो देखिए इसकी जो बिल्कुल ये बाहर की लेयर देख रहे हैं जहाँ पे मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, ये सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है, और कहीं कहीं इसमें इस तरह से ओपनिंग है जिसको कि आप क्या कह रहे हैं, स्टोमेटा कह रहे हैं। इसके नीचे कुछ इस तरह से थिन वॉल्ड सेल्स हैं जिसके अंदर आप प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल देख रहे हैं, यानी यहाँ पर फूड फॉर्मेशन हो सकता है। तो फूड फॉर्मेशन यहाँ से है, और सीटा के थ्रू नीचे से वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये हल्के कुछ इलोंगेटेड सेल्स हैं जो कंडक्टिंग स्ट्रैंड का काम करेंगे, ऊपर तक भेजेंगे जो आप यहाँ पर न्यूट्रिशन आ रहा है। उसके बाद ये वाला पोर्शन हमारा हो गया एपोफाइसिस का। अब हम अगर देखिए थीका वाले पोर्शन की बात करें तो थीका के पोर्शन में ये जो नीचे वाले सेल्स हैं कंडक्टिंग स्ट्रैंड, देखिए ये यहाँ ऊपर तक आ गया, यहाँ तक आ गया है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको आप कहते हैं कॉल्यूमुला। देखिए कॉल्यूमुला, ये आपको याद रखना है। तो कॉल्यूमुला क्या है, दीज आर थिन वॉल सेल्स एंड दिस इज द स्टेराइल जोन। ये हल्के पतली बारीक वॉल वाले सेल्स हैं और ये स्टेराइल जोन है। स्टेराइल का कहने का मतलब है कि इनका लेना देना इसके सेक्सुअलिटी से कुछ नहीं है, ये आगे चल के प्लांट को नहीं बढ़ाएगा। इसके दोनों तरफ आप देखिए इस तरह से 2 आपको सैक जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। जहाँ से मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है उसको देखिए, ये एक सैक है और ये एक सैक है, ठीक है। इस सैक के अंदर स्पोर्स भरे हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, स्पोर सैक है। इसका नाम क्या है, स्पोर सैक है। और इसके बाहर ये वाला जो एरिया है, ये देखिए ये स्पोर सैक है, ये इसके बाहर की वॉल है स्पोर सैक की, आउटर वॉल ऑफ स्पोर सैक, ये इनर वॉल ऑफ स्पोर सैक है। और इसके बाहर ये जो आपको खाली स्थान जैसा दिखाई दे रहा है, दीज आर एक्चुअली द एयर स्पेसेस। और इसके बीच की कंटिन्यूटी ये थिन वॉल की एक सिंगल लेयर सेल से बनी हुई है जिसको कि हम कहते हैं ट्रैबिक्यूली। इसको क्या कहते हैं, ट्रैबिक्यूली, ठीक है ना। तो ये है ट्रैबिक्यूली। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। आप देखिए जो आपको स्ट्रक्चर देखना है वो ये है जिसको हम कहते हैं ओपर्कुलम। आप देखिए ये एक लिड जैसा स्ट्रक्चर है, लिड जैसा स्ट्रक्चर है। अब ये जो ओपर्कुलम है ये होता क्या है कि ये इसके साथ बाकी पोर्शन के साथ एक संरचना से जुड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं रिम। ये देखिए यहाँ से ये कुछ लेयर ऑफ सेल्स हैं जिसकी वजह से ये ओपर्कुलम इस थीका के साथ जुड़ा तो हुआ है लेकिन डिफ्रेंशिएटेड भी है, यानी इससे ये थोड़ा अलग भी है। दूसरा इसके अंदर एक और आप संरचना देख रहे हैं जिसका नाम है एनुलस। तो एनुलस जो है ये 3, 4, 5 लेयर का बना हुआ संरचना है जो रिम के ऊपर पाई जाती है। एनुलस 3, 4 या 5 लेयर्स की संरचना है
जो रिम के ऊपर पाई जाएगी। अब जो एनुलस की लेयर्स हैं जो मैंने आपको बताई 4 या 5 हैं, तो जो सबसे अंदर वाली लेयर है यानी जो इसके संपर्क में है, इस रीजन के संपर्क में, वो बड़ी थिन वॉल्ड होती है, यानी उसकी जो वॉल्स हैं वो थिन होती हैं। अब होगा क्या कि ये जब मैच्योर हो जाएगा, कैप्सूल मैच्योर हो जाएगा, तो जो एनुलस की जो थिन वॉल सेल्स हैं ये रप्चर कर जाएंगी, बस्ट कर जाएंगी, खुल जाएंगी। तो बट ऑब्वियस है कि जब ये खुल जाएंगी तो ये इससे डिटैच हो जाएगा, और जब डिटैच हो जाएगा तो ये जो ऑपरकुलम है ये इससे अलग हट करके दूर जाके गिर जाएगा, यानी ऑपरकुलम वाला जो ऊपर का जो आप एरिया देख रहे हैं ये से हट जाएगा, ये जो कैप जैसा स्ट्रक्चर है, ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है हट जाएगा, और अब अंदर से बाहर आ जाएगा ये संरचना जिसको कह रहे हैं आप पेरिस्टोम। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। ये तो डायग्राम में मैंने आपको समझाया है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। अब देखिए पेरिस्टोम क्या है। पेरिस्टोम 2 लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, 2 लेयर हैं, और ये जो 2 लेयर हैं, जो संरचना है 2 लेयर में बनी हुई, एक बाहरी तरफ है, एक अंदर की तरफ है, जिसको हम कहते हैं पेरिस्टोम। तो ये थोड़ा आपने देख लिया, अब जरा पीछे आ जाइए तो देखिए, यहाँ आ जाइए, ये ठीक है। तो जो पेरिस्टोम है इसमें 2 रिंग्स हैं और लॉन्ग कोनिकल टीथ लाइक स्ट्रक्चर, यानी कोनिकल कुछ कोन लाइक लंबे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो 2 रिंग में प्रेजेंट हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, डिप्लोलेपिडस। डिप्लो मीन्स डाई मीन्स 2, तो डिप्लोलेपिडस है, यानी जो कोनिकल स्ट्रक्चर हैं ये 2 रिंग्स में प्रेजेंट हैं। जो बाहरी रिंग हमारी होती है उसको हम कहते हैं एक्सोस्टोम, और जो अंदर वाली रिंग है उसको हम कहते हैं एंडोस्टोम। तो 2 शब्द हमारे पास आ गए, एक्सोस्टोम और एंडोस्टोम। अब ये दोनों जो रिंग्स हैं, जो दोनों मैं बता रही हूँ रिंग्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हैं, इसलिए इसके लिए टर्म है एपिक्रिनॉइड, ठीक है, इसके लिए टर्म है एपिक्रिनॉइड। देखिए ऐसे ऐसे संरचना बनी है, ये जो मैं बना रही हूँ ये देखिए 16 है संरचना में, ठीक है। तो एक अंदर की रिंग है, एक है बाहर की रिंग, ऐसे और है, ये बाहर की रिंग है। तो जो बाहर इस तरह से रिंग बनी हुई है ये वाली, इसको हम कहते हैं एक्सोस्टोम, इसको हम कहेंगे एक्सोस्टोम, और जो अंदर वाली है इसको हम कहेंगे एंडोस्टोम, ठीक है ना। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है इसलिए इसका नाम क्या है, देखिए एपिक्रिनॉइड है, ये एक दूसरे के बाहर है। अब देखिए इसके अंदर जो एक्सोस्टोम है वो क्या करता है कि उसमें इस तरह से कुछ ऐसी लाइनिंग्स भी हैं, ये इस तरह से एक्सोस्टोम के ऊपर कुछ इस तरह से ये मार्किंग्स भी हैं, ये यूँ कह सकते हैं कि ऐसे डिपोजिशंस है एक्सोस्टोम में। अब ये जो एक्सोस्टोम है ये अंदर भी जाता है और बाहर भी आ जाता है, ये मूव करता है अंदर और बाहर। अब अंदर और बाहर कैसे मूव करता है, देखिए जब इसके पास वातावरण में बाहर पानी ज़्यादा होगा, मॉइस्चर ज़्यादा होगा, तो जो एक्सोस्टोम है ये बढ़ जाएगा, पानी को लेकर एब्जॉर्ब करेगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ करके ऐसे दोनों तरफ के एक्सोस्टोम के जो 16 ये टीथ जैसे स्ट्रक्चर हैं, 16 बाहर है देखिए, 16 अंदर है, यानी 16 एक्सोस्टोम में और 16 एंडोस्टोम में है। तो जो 16 बाहरी हैं ये बाहर ऐसे की तरफ आगे की तरफ झुक जाएंगे और इस एरिया को देखिए बंद कर लेंगे, है ना, ये बंद हो जाएगा। अच्छा, जब पानी की कमी हो जाएगी, जब मॉइस्चर जो है कम हो जाएगा वातावरण में, तो यही जो एक्सोस्टोम है ये इधर की तरफ मूव करने के बाद बाहर की तरफ मूव करेंगे, ऐसे फैल जाएंगे। तो फैलने से क्या होगा, देखिए ये खुल जाएंगे ना, जब खुल जाएंगे तो जो यहाँ का जो सामने का जो छेद है ये खुल जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई इससे क्या हुआ, देखिए इससे यह हुआ कि जो बीच का ये जो छेद था ये कभी खुला और कभी बंद हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि बाहर के जो एक्सोस्टोम के टीथ थे ये क्या कर रहे थे, मूवमेंट शो कर रहे थे पानी की प्रेजेंस में। इस प्रकार के मूवमेंट को इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट। ये कैसा मूवमेंट शो कर रहे थे, हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट शो कर रहे थे। अच्छा, अब ये अंदर वाले देखिए क्या कर रहे थे, ये जो अंदर वाले मैंने बनाए थे जिनको हम लोगों ने एंडोस्टोम कहा था, ये कोई मूवमेंट नहीं शो कर रहे थे, ये सिर्फ क्या कर रहे थे कि जो ये जो छेद जैसा स्ट्रक्चर बना था इसको आकर के ऐसे जो है कवर कर रहे थे, ये एक झिल्ली का काम कर रहे थे, देखिए एक सीव जैसा काम कर रहे थे। अब आप सोच रहे हैं कि ये व्यवस्था नेचर ने क्यों बनाई है, तो ये व्यवस्था नेचर ने इसलिए बनाई है कि ये वाला जो ऑपरक्यूलम है या जो ओपनिंग है इससे सारे के सारे स्पोर्स एकाएक बाहर ना आ जाएं। तो ये सीव का काम करें छन्नी जैसा, तो थोड़े थोड़े करके छन छन के स्पोर बाहर आएंगे। और जो एक्सोस्टोम और एंडोस्टोम मैंने अभी आपको बताया, जो 16 टीथ की आपने ये बात करी है, ये क्या करेंगे कि ये इसको अंदर बाहर ले जाने का काम करेंगे। अब इसको वो भी करना पड़ेगा ना, नहीं तो आप लोग इससे लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो यह समझ गया ना। अब आइए,
तो आप देखिए इस चित्र पे फिर आ जाइए, भूल तो नहीं गए हैं आप लोग। सीटा है, ये नीचे का हिस्सा जो है एपोफाइसिस है, बीच का थीका है और ऊपर का ऑपरकुलम है। ऑपरकुलम की लिड हट गई क्योंकि यहाँ पे जो एनुलस की जो नीचे की लेयर की थी उसके थिन सेल्स थे, फटने से लिड हट गई और पेरिस्टोम खुल गया। पेरिस्टोम क्या है ये भी हम लोगों ने पढ़ा, 2 लेयर ऑफ टीथ है, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर में भी 16 टीथ है, इनर लेयर में भी 16 टीथ है। आउटर लेयर के जो टीथ हैं वो हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट करते हैं, अंदर और बाहर होते हैं, और जो इनर लेयर के टीथ हैं वो हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट नहीं करते हैं और वो क्या करते हैं, केवल एक सीव का काम करते हैं। और देखिए स्पोर्स कहाँ भरे हुए हैं, यहाँ स्पोर भरे हुए हैं। तो जब ये ड्राई कंडीशन आती है तो ये भी रप्चर हो जाती है, इसकी वॉल्स भी देखिए, ये वॉल भी रप्चर होती है, ये वाली भी, ये वाली भी, तो स्पोर बाहर आ जाते हैं। अब स्पोर इससे बाहर एकाएक ना आ जाए, इसलिए ये पूरी व्यवस्था बनी हुई है जो भी हम लोगों ने डिस्कस करी। तो स्पोर के बाहर आने की हम लोगों ने बात को डिस्कशन में कर लिया, ठीक है ना। तो देखिए अभी तक जो बात मैंने आपसे डिस्कस करी थी कि डेसेंस ऑफ कैप्सूल एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर, यानी कैप्सूल रप्चर कैसे होगा और स्पोर्स का छितराव प्रकीर्णन कैसे होगा, स्पोर्स फैलेंगे कैसे। तो जो बात मैंने आपसे भी करी है डिस्कस वो सब इसमें दी हुई है कि देखिए आउटर पेरिस्टोमियल टीथ जो है वो कैसा हाइग्रोस्कोपिक है ना। तो जर्क के द्वारा जो है ये अपने सारे जो स्पोर्स हैं उनको बाहर करता है, क्योंकि इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट ये शो करेगा। कौन सा, आउटर पेरिस्टोमियल टीथ। और जो इनर पेरिस्टोमियल टीथ है वो हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट नहीं शो करेगा, वो एक झिल्ली के जैसे या सीव के जैसे इनको रोके रहेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक देख सकते हैं कि देखिए ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं ना, ये लंबी लंबी, ये एक्चुअली क्या है, ये पेरिस्टोमियल टीथ हैं। और ये देखिए इसका वो पोर्शन है, ओपनिंग है, जिसके थ्रू स्पोर्स बाहर आ रहे हैं, और स्पोर्स देखिए बाहर आए हुए हैं। तो आई होप सो कि आपको अभी इसकी कैसे स्पोर्स बाहर आते हैं ये समझ में आ गया होगा। इस स्लाइड से आप अपने नोट्स को बना सकते हैं, जो बातें हम लोगों ने डिस्कस करी है सब इसमें अंग्रेजी में लिखी हुई हैं। अब देखिए जो बात अभी तक हम लोगों ने करी उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अब ये चित्र देखिए छोटा में बना हुआ है, ये क्या है, कैप्सूल है, इसके नीचे क्या होगा, सीटा होगा। कैप्सूल के हम लोगों ने भाग पढ़े थे, नीचे वाला भाग क्या था, एपोफाइसिस, ऊपर वाला ऑपरकुलम, और बीच का क्या था, थीका। ऑपरकुलम इससे अलग हट गया, अलग हटा तो क्या हुआ, पेरिस्टोमियल टीथ सामने आ गए। पेरिस्टोमियल टीथ ये ऐसे टीथ जैसे देखिए ऐसे कोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये बाहरी वाले हैं और ये अंदर वाले हैं, इनर पेरिस्टोमियल टीथ। ये भी 16 है, ये भी 16 है, ऐसे और होंगे 16 है ना, एक ही एक बना हुआ है, लेकिन आपको मैंने बता दिया ये 16 है इस तरह से पूरा रिंग में। ये देखिए रिंग में अरेंज है ना, तो ये 16 है और ये भी क्या है, 16 है। एक्चुअली ये कोई देखिए सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि लिग्निन का और काइटिन से बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये काइटिन स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर ये जो आप बैंड जैसी ये थिकनिंग देख रहे हैं ये लिग्निन बैंड्स हैं, ठीक है। अब आपको इससे और स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, तो आप इस डायग्राम को भी अपने डिस्कशन में इंक्लूड करिएगा कि कैसे इसका स्ट्रक्चर है पेरिस्टोमियल टीथ का, ठीक है ना। तो इससे आप ये बता पा रहे हैं कि कैसे ऑपरकुलम कैप्सूल से अलग हो रहा है, ठीक, वो भी मैंने आपको बता दिया कि एनुलस के सेल्स के फटने से ऑपरकुलम अलग हो गया। कैसे पेरिस्टोमियल टीथ दिखाई दे रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, 2 लेयर्स हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर पेरिस्टोमियल टूथ भी 16 में है, इनर भी 16 में है। इसको कहते हैं बाहर के वाले को एक्सोस्टोम, ये एंडोस्टोम, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए एपिक्रिनॉइड कहते हैं। ये आप एक देख सकते हैं कि कैसे बैंड में ये लगे हुए हैं और अब ये बाहर आ गए। अब आपको इतना क्लियर हो गया कि पेरिस्टोम का स्ट्रक्चर का भी आप चित्र बना सकते हैं, पेरिस्टोमियल टीथ में उसका चित्र बना सकते हैं। इसको अगर समझाने को आए कि कैसे स्पोर्स का डिस्पर्सल हो रहा है पेरिस्टोम के द्वारा, वो बता सकते हैं। अब देखिए फिर इस डायग्राम से और ज़्यादा आपको क्लियर हो रहा है। देखिए शुरुआत में ऑपरकुलम लगा हुआ है, फिर ऑपरकुलम अलग हो गया और ये पेरिस्टोमियल टीथ बने हुए हैं लेयर में। इसमें पूरा आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपको मैंने बता दिया ये भी 16 है और ये भी 16 है। देखिए इसमें बैंड्स बने हुए हैं, इसका मतलब ये कौन सी लेयर है, आउटर लेयर है, और उसमें कोई बैंड्स नहीं है तो इनर लेयर होगी। ये ऑपरकुलम अलग हो रखा है। ये एक आप पेरिस्टोमियल टीथ को आप उसमें देख रहे हैं, एक तरह से टीएस में देख रहे हैं, तो इसको अगर आप गिनेंगे तो ये 16 निकलेंगे, ठीक है ना। तो इन सारे डायग्राम्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब आप देखिए हम लोगों ने जो बात करी थी कि प्रोटोनीमा क्या होता है, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई ना। अगर पिछली स्लाइड पर आए तो देखिए स्पोर्स बाहर आ गए हैं, ये देखिए यहाँ से स्पोर बाहर आ गए, ये देखिए स्पोर बाहर आ गए ना। स्पोर बाहर कैसे आए हैं, हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट ऑफ पेरिस्टोमियल टीथ। तो पेरिस्टोमियल टीथ में जो बाहर वाली लेयर है आउटर रिंग की, उसने हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट शो किया। जब वो पानी ज़्यादा था वातावरण में, जब वेट कंडीशन थी तो वो इस तरह से हो गए, और जब ड्राई कंडीशन थी तो वो सूखने से फैल के बाहर आ गए और ये खुल गया। तो यही मूवमेंट इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट जब ये कर रहे थे
ये पेरिस्टोमियल टीथ जब अंदर आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, इसी के थ्रू ये स्पोर्स को फैला रहे हैं। अब जब स्पोर्स बाहर आ जाएंगे तो स्पोर जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा। तो देखिए जब ये स्पोर जो है ये जर्मिनेट करेगा और ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि ग्रीन कलर का होगा। अब ये प्रोटोनीमा में क्या होगा, दो तरह की देखिए ब्रांचेस होंगी, दो तरह की। एक का नाम हम लिख रहे हैं क्लोरोनिमल ब्रांचेस और एक का नाम है रिजॉइडल ब्रांचेस, ठीक है। तो क्लोरोनिमल ब्रांचेस नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्लोरोफिल की अधिकता होगी, क्लोरोफिल ज़्यादा प्रेजेंट होगा। और रिजॉइडल ब्रांचेस मतलब कि ये रिजॉइड बनाएगा। तो जो क्लोरोफिल वाली ब्रांचेस हैं ये ऊपर ही ऊपर रहेंगी, यानी सतह के ऊपर रहेंगी। तो स्पोर आ गया, स्पोर आके जमीन पर गिर गया और जमीन पर गिर करके वो जर्मिनेट करेगा। और जो ब्रांचेस ऊपर की तरफ बनाएगा इसको हम कहेंगे क्लोरोनिमल ब्रांचेस, और जो जमीन के अंदर चली जाएंगी इसको हम कहेंगे रिजॉइडल ब्रांचेस। तो जो रिजॉइडल ब्रांचेस हैं उसके अंदर आप कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होगा। उनका काम केवल क्या होगा कि वो वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगी। अब देखिए जो क्लोरोनिमल ब्रांचेस बन रही हैं ये इनके ऊपर कहीं कहीं एक बड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा जो आगे चल करके ग्रो करेगा और एक लीफी गेमेटोफोर बना लेगा जिसको हम कहते हैं एडल्ट गेमेटोफोर। और प्रोटोनिमा क्या है, ये जुवेनाइल स्टेज है। तो जब इस प्रोटोनिमा पर एडल्ट गेमेटोफोर बन जाएगा तो ये खत्म हो जाएगी, यानी ये ट्रांजिएंट स्टेज है, थोड़े समय के लिए बनती है फिर खत्म हो जाती है। अब देखिए इसको समझ लीजिए अच्छे से। देखिए ये स्पोर है, देखिए ये स्पोर है, ये स्पोर जर्मिनेट करता है। स्पोर कैसे जर्मिनेट करेगा, स्पोर जर्मिनेट करेगा ये इसकी एक बाहर की वॉल है और एक अंदर की वॉल है। बाहर की वॉल को कहते हैं, ये देखिए बाहर की वॉल, और ये है अंदर वाली वॉल। बाहर वाली वॉल को कहते हैं एक्सोस्पोरियम, EXO, एक्सो, और स्पोर वाला स्पोर लिख लीजिए SPO और RIUM, ठीक है। ऐसे ही एक्सोस्पोरियम लिख लिया, ऐसे ही आप लिख लीजिए इसको अंदर वाले को एंडोस्पोरियम, ENDO, ठीक है। तो ये एक्सोस्पोरियम होगी, एंडोस्पोरियम होगी। अब देखिए एक्सोस्पोरियम फट जाती है, देखिए फट गई, और जो एंडोस्पोरियम है ये छोटी सी ट्यूब के फॉर्म में बाहर आ जाती है। और ये तो फट गई ना, अभी जो ट्यूब है ये देखिए बढ़ रही है, डिवाइड भी कर रही है और बढ़ भी रही है। देखिए फिर इसने और डिविजन्स किए और लंबाई में बढ़ी, फिर डिविजन्स हुए और लंबाई में बढ़ी। इस तरह से होते होते इसमें कई सारा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन गया, ब्रांचिंग हो गई। तो ब्रांच स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सेप्टा बना हुआ है। और जो पोर्शन देखिए ये जमीन के ऊपर है ये कौन सी ब्रांचेस बना लेगा, क्लोरोनिमल ब्रांचेस। और कुछ ब्रांचेस जमीन के अंदर चली जाएंगी जो बना लेगी रिजॉइड्स। और यही क्लोरोनिमल ब्रांचेस पे छोटे छोटे बड जैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, बड जैसे स्ट्रक्चर बनेंगे जो आगे की तरफ बढ़ करके इस तरह से पूरा का पूरा प्लांट बना लेंगे। अब इसके रिजॉइड की एक विशेषता है, ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर है उससे कि आप इसके रिजॉइड्स को देखेंगे कि ये सेप्टेट होते हैं, ठीक है, सेप्टेट होते हैं, ब्रांचिंग होती है इसमें, और मल्टी सेलुलर होते हैं। अगर आप रिक्सिया का या मार्केशिया के रिजॉइड के बारे में बात करें तो उसके केस में रिजॉइड ऐसे नहीं थे, वो यूनिसेलुलर थे, नॉन सेप्टेट थे, ठीक है ना। तो देखिए इसके रिजॉइड्स को से कंपेयर करिए, एक तो ये कंपैरिजन का है, दूसरा प्रोटोनिमा पर आपको शॉर्ट नोट पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आप इसकी मदद से डायग्राम से समझा सकते हैं। पीछे मैंने आपको बता दिया, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि दिस स्पोर विल कम आउट, स्पोर विल ये जर्मिनेट, द जर्म ट्यूब विल इंक्रीज इन साइज, it will show septation, it will elongate, and it will show branching. Some of the branching which will form upward, they will form the chloronimal branches, right? And those branches which will grow downward inside the soil, they will form the rhizoids. The rhizoids are multicellular, they are septate, and these chloronimal branches, they are green in color due to presence of chlorophyll. They develop a bud, and these bud will further form the गेमेटोफोर और गेमेटोफाइट विच इज अ लीफी स्ट्रक्चर। देखिए लीव्स बन जाएंगी और फिर कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जैसा हमने पहले देखा था। तो अब देख लीजिए इसका वो आप एक तरह से इसकी लाइफ साइकिल बनी हुई है, देखिए कैसे है ना। तो अगर इसकी लाइफ साइकिल को आपको शुरुआत करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एडल्ट फेज थी जिसको गेमेटोफोर कह रहे थे, बल्बिल से, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से या जेमा लाइक स्ट्रक्चर से ये क्या कर रहा था, रिप्रोड्यूस कर रहा था। इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह रहे थे। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो लीफी गेमेटोफोर के ऊपर एंथ्रीडियल हेड बनता था, आर्चिगोनियल हेड बना है, आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम।
मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसके अंदर एग बनेगा, इसमें एंथेरोजॉइड्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद की स्टेज को हम एम्ब्रियो कहेंगे, फिर स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट 3 पार्ट से बना होगा, फुट सीटा कैप्सूल, कैप्सूल में भी 3 पार्ट होंगे जिसको हम लोगों ने पढ़ा है, ऑपरकुलम, थीका और नीचे वाला पोर्शन एपोफाइसिस। बीच वाला जो पोर्शन था थीका, जिसमें कि हमने स्पोर सैक पढ़ा, उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे और यही स्पोर्स बाहर निकल करके प्रोटोनीमा बनाएंगे, है ना। और प्रोटोनीमा के बाद फिर उसके ऊपर बड्स बनेंगी और बड्स आगे चल करके लीफी गेमेटोफोर बना लेगा। तो ये है देखिए प्रोटोनीमा, और प्रोटोनीमा पर ये लीफी गेमेटोफोर बना। और अगर हम शुरुआत वाले चित्र पर आए तो हमारे पास ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। तो ये वाली स्लाइड को आप फिर देख लीजिए कि अगर आपको इसको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आपको इसकी समझानी है तो आप इस तरह से समझा सकते हैं कि इसमें प्लांट बॉडी जो है इसका गेमेटोफाइट 2 भाग में है। एक तो जुवेनाइल फॉर्म क्रीपिंग प्रोटोनीमा जिसको कहते हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा, और दूसरा एडल्ट लीफी फॉर्म है। ये जो है ये एडल्ट फॉर्म है, ये किसके ऊपर बनता है? प्रोटोनीमा पर बनता है। तो ये प्रोटोनीमा के बारे में कुछ है और ये आपका लीफी गेमेटोफोर के बारे में है। ये वाला पूरा मैंने आपको लेक्चर हिंदी में लिया है और सेम चीज़ ऑलरेडी इंग्लिश लेक्चर में अवेलेबल है। अब आपको जहाँ से सुविधा हो, जहाँ से समझ में आ रहा हो, वहाँ से आप देख लीजिए। थैंक यू।